कल परसों मैंने आप लोगों को रसों के बारे में जो समीकरण भोजन किस तरह से करनी चाहिए उसके बारे में मैंने व्याख्यान किया था और आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आज हम दोषों के आधार पर रसों का कैसे हमें श्रृंखला बनानी चाहिए, रसों के समीकरण कैसे हमें तय करना चाहिए, यह चीज हम आज समझेंगे। कोई सिंपल सा साधारण सा जिसने बहुत अधिक आयुर्वेद को नहीं पढ़ा है, वो आयुर्वेद समझना और सीखना चाहता है लेकिन उसको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, मैं यकीन के साथ आपको बताऊंगा वह इतने सी चीजें अगर आपके दिमाग में घुस गया और इसके आधार पर भी अगर आप अपने साधारण चिकित्सा नियमों को इसके आधार पर अगर आप सेट कर दिया, अगर आपने सीख लिया उसको, तो निश्चित आप एक सफल चिकित्सक बनकर उभरेंगे अपने समाज में, अपने परिवार में और खुद के लिए। तो आइए जरा इसको समझते हैं। ये देखिए जरा, वात दोष से संबंधित जितने भी जो व्याधि है उसमें जब वो रोगी को हम भोजन देते हैं अन्न आहार के विषय में, तो वहां पर हमें किस तरह से उसके भोजन में रसों के समीकरण करानी चाहिए, ग्रंथकार देखिए किस तरह से बताते हैं और इसका रीजन क्या है उसके ऊपर भी हम यहाँ चर्चा करेंगे। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत आनंद और बहुत नॉलेज आज मिलने वाली है। देखो, वायु के लिए सबसे पहले आदि यानी भोजन के आदि में, आदि यानी भोजन करने से पहले लवण रस का सेवन कराना है, या वायु से संबंध रखने वाले तमाम तरह के जो चिकित्सा है उस चिकित्सा में आप अगर चिकित्सा के प्रारंभ में रोगी को लवण गुण से युक्त द्रव्य जो दवाइयां हैं उससे अगर आप दीपन पाचन कराते हो तो उससे क्या होगा, जो लवण है यानी जो नमक है, जो नमकीन जो पदार्थ जो होता है वो क्लेद को उखाड़ने वाला होता है। प्रक्लेदी बोलते हैं उसको, प्रक्लेदी है ना, क्लेद को उखाड़ के छिन्न भिन्न तितर बितर करने वाला। तो आप जानते हो वायु जो है वो एक प्रकार से विबंध यानी कॉन्स्टिपेशन को देने वाला होता है। कब्ज में बंधन होता है, कब्ज, कब्ज को विबंध बोलते हैं संस्कृत में। विबंध मतलब प्रकृष्टेन बंधनम, जहां है ना चीजों को बांधने का काम जो है वायु करती है अपने रुक्ष और शीत गुण आदियों से। तो यहाँ ग्रंथकार क्या बोलते हैं कि अगर हम रोगी को भोजन के प्रारंभ में लवण युक्त किसी चीज का अगर हम सेवन कराते तो वो जो लवण है यानी वो जो नमक है वो अपने प्रक्लेदी गुणों से वायु के उन विबंधों को तहस नहस कर देता है, तोड़ देता है उसको। जैसे ही वायु के वह विबंध खुलेगा तो तुरंत वायु में जो शीत गुण है वो सामने आएगा। तो लवण में उष्ण गुण है वो अपने उष्ण गुण से वायु की जो शीत गुण है उसको नष्ट कर देगा। अब वायु में लघु गुण भी है, तो लघु गुण को जो नमक है उसमें गुरु गुण होता है। गुरु गुण वायु के उस लघु यानी हल्केपन को थोड़ा सा भारी बना देता है। तो इतना होने से क्या होगा, वायु के कुछ एक हिस्सा टूट जाएगा, विखंडित हो जाएगा। वायु का जो समीकरण है शरीर में वो टूटना शुरू होगा। तो इलाज के प्रारंभिक अवस्था में ही जब वायु विखंडन हो जाएगा तो बाद में फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद हम रोगी को अम्ल रस का प्रयोग करेंगे। भोजन के समय में मध्य अवस्था में यानी रोटी जो हम खा रहे हैं ना, उस रोटी के बीच में अचार खाने की जो हमारी परंपरा है वो परंपरा ऐसे ही नहीं बनी है। भोजन के बीच में आप देखते होंगे हम लोग खाते हैं ना, रोटी चावल खाते वक्त बीच बीच में खट्टा कोई चीजें हम खा लेते हैं अचार टाइप का। वो इसीलिए क्योंकि जो अम्ल जो रस होता है वो अपने तीक्ष्ण गुण से, क्योंकि अम्ल है तो वो तीक्ष्ण गुण वाला होगा, तो तीक्ष्ण अपने गुणों से वायु ने जो स्रोत को विबंध किया है यानी बांध के रखा है, और लवण यानी नमक ने जो थोड़ा बहुत उसको खोल दिया,
उसको क्या करेगा, उस स्रोत को, उस नली को, उस रास्ते को, जो यह अम्ल गुण है जो दूसरे मध्य अवस्था में, वो अम्ल गुण क्या करेगा, उसको खोल देगा। अब अम्ल में स्निग्ध गुण भी होता है, यानी चिकनाहट भी होता है अम्ल में, और वहां उष्ण यानी गर्म भी होता है ये। ओके, तो ये क्या करेगा, स्निग्ध और उष्ण गुणों से वायु जो पहले से विमार्गगामी, विमार्गगामी का मतलब तिरछा होकर के इधर से उस उधर स्किन की ओर जो जा रहा था, अदरवाइज इधर से उधर जो विमार्ग गमन हो रखा था वायु, है ना, उसको वो क्या करेगा, अम्ल गुण जिसमें स्निग्ध और उष्ण गुण, वो उस विमार्गगामी वायु को अनुलोमन कर देगा, नीचे की ओर धक्का मारना शुरू करेगा। अपान वायु को बोलेगा कि चल भाई तो काम कर, अपन वायु को खोल देगा अम्ल रस। ओके, उसके बाद वात के लिए अंत में मधुर रस बताया गया है। भोजन के अंत में वायु से संबंध रखने वाले शरीर वाले जो व्यक्ति है, या व्यात दोष से संबंध रखने वाले व्याधियों से पीड़ित जो व्यक्ति है, वो अपने भोजन के अंत में मधुर यानी कुछ मिठाई खाते हैं। पंजाब में आप देखोगे तो भोजन के बाद मीठा खाते, गुजरात के साइड में भी बहुत जगह में जो है भोजन के बाद मीठा खाते हैं। हालांकि अगर हम स्वस्थ व्यक्ति अगर कोई है तो भोजन से पहले मीठा यानी मिठाई पहले खा करके, मिठाई को खाया जाता है। भोजन के बीच में आपको नमक यानी लवण और आपका अम्ल जो रस है उसका सेवन किया जाता है। फिर भोजन के अंत में कटु तिक्त कषाय, तीन रसों का सेवन होता है। लेकिन ये सामान्यतः जो स्वस्थ व्यक्ति है उनके लिए, अस्वस्थ व्यक्ति के लिए अगर वो वात से संबंध रखने वाले व्याधि से अस्वस्थ है तो प्रारंभ में लवण, मध्य में अम्ल और अंत में मधुर। अब यहाँ बताया जाएगा कि भाई ये जो अम्ल जो मधुर जो रस है वो क्या काम करेगा या वायु के लिए। तो अंत में यानी भोजन के अंत में या चिकित्सा के अंत में अगर हम मधुर रस का प्रयोग करते हैं तो मधुर रस क्या करेगा, अपने गुरु, अपने पिच्छिल और स्निग्ध गुण, क्योंकि मधुर रस में ये तीनों गुण आते हैं, मधुर, पिच्छिल और स्निग्ध, इन गुणों से क्रमशः देखो वायु में लघु, विशद और रुक्ष, गुरु जो गुण है कफ का, कफ का जो गुरु गुण है वो वायु के लघु गुण को खत्म करेगा। कफ का जो पिच्छिल गुण है वो वायु के विशद गुण को खत्म करेगा, और कफ में जो स्निग्ध गुण है वो वायु के रुक्ष गुण को नष्ट करेगा। तो इस तरह से वात से संबंध रखने वाले व्याधि से ग्रसित जो व्यक्ति है वो प्रारंभ में लवण, मध्य में अम्ल और अंत में मधुर रस का सेवन करे तो निश्चित वो अपने व्याधि से मुक्त हो जाएगा और उसका अन्नपान की जो व्यवस्था है वो सफल रहेगा। ऐसे ही ग्रंथ में पित्त दोष से संबंध रखने वाले व्यक्ति या पित्त प्रकृति वाला व्यक्ति के लिए आदि में यानी प्रारंभ में तिक्त रस, मध्य में मधुर और अंत में कषाय रस के बारे में यहाँ बताया गया है। तिक्त रस, तिक्त माने कड़वा, कड़वा मीन्स जैसे चिरायता है, बहुत कड़वा है, तो वो जो चिरायता को यहाँ हम तिक्त कहेंगे। बहुधा लोग क्या करते हैं, कटु यह जो शब्द है वो कड़वा को कटु बोलते हैं। बहुधा समाज में कटु शब्द कड़वा के लिए प्रयोग किया था, लेकिन आयुर्वेद में तिक्त यह जो शब्द है वो कड़वापन के लिए जाना जाता है। अब देखो जो पित्त से संबंध रखने वाले जो व्याधि है ना, उसमें हम सबसे पहले तिक्त रस क्यों देंगे, चाहे वो चिकित्सा के लिए हो चाहे तो वो आपका देखो पंचतिक्त घृत हम देते हैं ना पित्त प्रकृति वाले लोगों को, पंचतिक्त घृत वो क्यों देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पित्त प्रकृति में जो व्याधि वाले जो व्यक्ति है उनको सबसे पहले आदि काल में चिकित्सा के प्रारंभ में हमें तिक्त रस प्रदान द्रव्यों को देना जरूरी होता है। किस लिए जरूरी होता है तो इसके ऊपर हम यहाँ पर अभी क्रमशः बात करने जा रहे हैं। देखिए तिक्त रस जो होता है वो अंतिम में कफ का शमन करता है और पित्त को बढ़ाता है। पित्त से संबंध रखने वाले जो व्याधि है, पित्त को बढ़ाता का मतलब तिक्त रस पित्त के अंदर विद्यमान जो जलियांश वाला जो भाग है उसको ये साफ करता है।
और शुद्ध जो पित्त है उसका ये उत्सर्जन करता है। इसीलिए तिक्त रस जो होता है वो कफ के लिए भी प्रयोग करने योग्य होता है और वो पित्त के लिए भी प्रयोग करने योग्य होता है। तिक्त रस जितने भी है वो उसका जो रस है वो शीत प्रदान होता है। उसके विपाक में बहुधा वो तिक्त रस वाला क्या होता है, विपाक के अवस्था में वह अग्निवर्धक को करने वाला है ना, अग्नि को बढ़ाने वाला इस तरह का होता है। तो चूंकि अब आप सब लोग जानते हो जो पित्त है वो जो तिक्त रस है वह आम का निर्हरण करता है, चाहे वो कफ से संबंध रखने वाला हो चाहे वो पित्त से संबंध रखने वाला हो। आम से युक्त जो पित्त होगा, टॉक्सिन से भरा हुआ पित्त होगा, अगर जो पित्त द्रव्य है, जो द्रव है, क्योंकि पित्त को द्रव रूप भी बताया गया है, द्रव रूप पित्त में आम भर गया यानी आम से युक्त द्रवयुक्त पित्त है। तो ऐसे में जिसे हम आम पित्त बोलेंगे, उस आम पित्त का परिपाक करता है यह तिक्त रस। तो पित्त से संबंध रखने वाले जितने भी वो व्याधि है आम से युक्त ही होगा। तो उस आम को खत्म किए बगैर हम पहले यानी टॉक्सिन को खत्म किए बगैर हम कभी भी पित्त को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते। इसीलिए आदि यानी प्रारंभ में ही यहाँ तिक्त रस दिया गया। इसके बाद दूसरे नंबर में यहाँ मधुर रस देने से, मधुर रस शीतल है तो शीतल गुण से पित्त का गर्मी को वो खत्म करता है। गुरुत्व है, गुरु है, हैवी है तो पित्त के लघु गुण को ये खत्म करता है। स्निग्ध है, तो जो तिक्त जो कफ में जो मधुर रस में जो स्निग्धता और माधुर्यता है वह पित्त के उष्मा को, पित्त के गर्मी को नष्ट करता है। उसमें जो सर गुण है उसके ऊपर वो कंट्रोल करता है। दूसरे नंबर में आ गया मधुर। मधुर के बारे में अभी हमने बता दिया, मधुर रस का इस तरह से गुरु स्निग्धता और माधुर्यता से पित्त के विविध प्रकार के उन जो पित्त का जो स्वभाव है उसको वो कंट्रोल करता है। और अंत में आता है कषाय रस। जो कषाय रस है वो अपने रुक्षता और शोषण धर्म के कारण पित्त के द्रवत्व को नष्ट करता है। कषाय रस, पित्त में जो द्रव गुण है, बहुत ज्यादा पित्त बढ़ गया यानी बहुत ज्यादा द्रव गुण बढ़ गया, तो ऐसे में कषाय अपने शोषण युक्त शक्ति से उस अधिक बढ़े हुए द्रव गुण को नष्ट करता है। अब आ गया तीसरे नंबर में कफ से संबंध रखने वाले दोष से युक्त व्याधि या कफ दोष वाला व्याधि से कोई अगर पीड़ित है तो उसके आहार में किस तरह का समीकरण हमें बनाना चाहिए जिससे कि उसके जो दोष है, जो कफ से संबंध रखता है, उसकी कफ की जो समीकरण है वो छिन्न भिन्न हो जाए, वो टूट जाए और अंतिम में कफ से संबंध रखने वाले जो व्याधि है उसके शरीर से नष्ट हो जाए। तो इसके लिए ये समीकरण बनाया है कटु, तिक्त और कषाय। ये क्रमशः कफ के उन दोषों को वो तोड़ता है क्रमशः क्रमबद्ध तरीका से। तो कैसे तोड़ता है? देखो, सबसे पहले यहाँ कटु रस को दिया गया जो सबसे अधिक कफ को प्रभावित करने वाला एक रस है, कटु रस। आप जानते हो कफ में जो पिच्छुलता गुण है और जो गुरुता है, जो हैवीनेस है, कफ का विशेष अस्त्र है। क्या क्या है कफ का अस्त्र? गुरुता, हैवीनेस और उसकी पिच्छुलता, उसकी एकदम चिपचिपाहट, उसकी है ना वैसा पिच्छुलता। तो ये दोनों चीजों को जहां तोड़ दिया जाए वहां कफ अपने आप ढीला पड़ जाता है। तो कटु रस जो है उसमें बहुत कारगर होता है। कटु रस अपने दिव्य कटुता से कफ के इस पिच्छुलता और गुरुता को नष्ट करता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ दूसरे नंबर में यानी भोजन के समय में, मध्यकाल समय में तिक्त रस देने का विधान है। तिक्त रस क्या करेगा? तिक्त रस मुख का माधुर्य जो है उसे नष्ट करता है। बहुत शिकायत होती है लोगों में कि सर मुंह बड़ा मीठा बना रहता है हमेशा। मुंह की माधुर्यता, मिठास को नष्ट करता है तिक्त रस, क्योंकि मिठास जो होता है वो कफ से संबंध रखने वाला एक रस है। उसको अगर हम नष्ट करते हैं तो क्या होगा? वो माधुर्यता नष्ट हो जाएगा
तो तिक्त रस माधुर्यता को नष्ट करके तिक्त जो होता है ना वो वायु को बढ़ाने वाला होता है। तो जब वायु बढ़ेगा तो कफ अपने आप नष्ट होगा। कटु रस भी वायु को बढ़ाता है, ठीक है जी, और कषाय रस जो है वो भी वायु को बढ़ाता है। तो इस तरह से तीनों रस जो वायु को बढ़ा करके कफ को नष्ट करता है। यहाँ पर तिक्त रस में दो गुण है। एक तो वो कफ की माधुर्यता को नष्ट करेगा, दूसरा इसमें शोषण करने की ताकत रहती है, अवशोषण करने की ताकत तिक्त रस में रहता है। तो कफ के जो क्लेद है, कफ का जो आवरण है एक जलीयांश वाला, उस आवरण को तिक्त रस क्या करेगा, उसका अवशोषण करेगा। और तीसरे नंबर में सबसे अंत में यहाँ कषाय रस दिया जाता है। कषाय रस देने का यहाँ एक ही मकसद है कि यहाँ पर हमने कफ को निकालने के लिए पहले प्रयत्न किया, इसको पहले तोड़ने का प्रयत्न कटु रस के द्वारा किया। तिक्त रस जो है ये क्या करेगा, कफ के जो परमाणु है उसको नाक से, मुंह से, रेक्टम से बाहर निकालने का काम तिक्त रस करेगा, ठीक है, वायु को बढ़ा करके। उसके बाद अंतिम में कषाय रस दिया जाता है कि अंतिम में क्या ये करेगा, कफ का जो स्नेहांश है वो नष्ट होता है तथा कफ का निकालना जो है बंद कर देता है, क्योंकि कषाय रस में स्तंभन गुण होता है, ठीक है ना। कषाय रस में क्या होता है, स्तंभन गुण होता है। तो स्तंभन गुण अंतिम में प्रयोग करने से, लेकिन कषाय रस अगर हम कफ से संबंध रखने वाली व्याधि में प्रारंभ में देते हैं, जैसे कफ से युक्त डायबिटीज में बहुत सारे लोग अर्जुन का काढ़ा पीते हैं, कुछ लोग कहते हैं भाई जामुन खाओ, लेकिन कफ से संबंध रखने वाले व्याधि में जामुन बहुत अच्छा नहीं है। ऐसे ही जामुन जो है वो वायु से संबंध रखने वाले व्याधि में तो और ज्यादा हानिकारक होता है, ठीक है। तो यह जो कषाय अगर हमें देना है, क्योंकि जामुन कषाय रस वाला है, तो कषाय रस जामुन ऐसे कोई चीजें देना है तो कफ और पित्त में अंतिम में देना है, ठीक है जी। तो वात में तो जामुन इस तरह के कषाय रस तो देना ही नहीं है, क्योंकि वायु को तो पूरा ही वो बढ़ाने का काम करता है। लवण, अम्ल और मधुर ये जो है वात नाशक माने गए हैं, ठीक है जी। तिक्त, मधुर और कषाय ये पित्त नाशक माने गए हैं, और कटु, तिक्त और कषाय ये कफ नाशक माने गए हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से इसी समीकरण के साथ इसी क्रमबद्ध तरीका से अगर आप इस रसों का रस स्वादन करेंगे, अनुमोदन करेंगे, इन ग्रंथकारों के विचारों को अगर आप समर्थन करेंगे, उसी हिसाब से आप अपने जीवन में इसको लागू करेंगे, आपके पास आने वाले पेशेंट को आप इसके आधार पर एक कुछ चीजें लिख करके अगर आप दोगे, खान पीन के तौर तरीकों, है ना, नित्य क्रियाएं जैसे होती है उसको अगर आप नोट करके अगर आप दोगे तो निश्चित व्याधि अपने आप बिना कुछ दवाई खाए समूल नष्ट हो जाता है। और यह जो अभी हमने आपको बताया ये ग्रंथकार के हिसाब से मैंने ये बताया हुआ है, ठीक है जी। तो इसी तरह के विशेष आयुर्वेदिक सूक्ष्म विवेचना को अगर आप सुनना, समझना और सीखना चाहते हैं तो आयुष योगी को आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर आप प्रेस करें, क्योंकि आने वाले इस तरह के विश्लेषणात्मक वीडियो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको जरूर मिलेगा। अगर आप इसी तरह के आयुर्वेदिक नॉलेज को, आयुर्वेदिक ज्ञान को सीखना चाहते हैं, आप खुद के लिए, अपने परिवार और समाज के लिए, तो आप www.ayushyogi.com में जाइए, रजिस्ट्रेशन करिए। हमारे यहाँ हर रोज बहुत सारे आयुर्वेदिक जो स्टूडेंट है, आयुर्वेदिक टीचर, आयुर्वेदिक विद्यार्थी, आयुर्वेद से संबंध रखने वाले बहुत सारे जो लोग हैं, जो आयुर्वेद से प्यार करते और सीखना चाहते हैं, ऐसे तमाम लोग हमारे यहाँ से आयुर्वेद सीखते हैं। तो आप वहाँ कंटिन्यू आइए, हर रोज शाम के 7 से लेकर के 10 बजे के रात तक हमारे यहाँ क्लास निरंतर चलता है, जहाँ पर हमारे यहाँ नाड़ी परीक्षण के बारे में बात होती है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात, और प्रैक्टिकल आयुर्वेदा की कैसे रोगों को समझे, डायग्नोस कैसे करें, आयुर्वेदिक दवाइयाँ कैसे बनाएं, दवाई बनाने की विधि क्या है और उसको कैसे रोगी को दिया जाए, इन तमाम बिंदुओं के ऊपर वहाँ चर्चा होती है। तो आज दीजिए विदा, नमस्कार, जय श्री राम।